कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, जैविक खेती एक ऐसी खेती की प्रणाली है जो टिकाऊ प्रणाली है, जिसमें सिंथेटिक जो उर्वरक है या कीटनाशक है उनका प्रयोग कम से कम किया जाता है। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है जैविक खेती में रोग प्रबंधन, जैविक सब्जी उत्पादन में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आपसे जानकारी हासिल करेंगे और तमाम प्रश्नों के उत्तर भी आपसे साझा करेंगे कि जैविक सब्जी उत्पादन में रोग प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। तमाम प्रश्नों के उत्तर जो हम हमें देंगे, हमारे साथ जो स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं पहले आपका तारुफ करा दूं। हमारे पास साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर हरिंदर राज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। प्रोफेसर हरिंदर गौतम जी विभागाध्यक्ष रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में, और मुझे लगता है इस विषय पर, क्योंकि इनका शोध कार्य भी इसी पे हैं और बहुत सारे अवार्ड भी इनको इसी से संबंधित जो इनके रचनात्मक कार्य हैं उस पर मिले हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर जानकारी इस विषय पर, उनसे बेहतर जानकारी कोई हमसे दे सकता है। आइए चलते हैं उनके पास सीधे और जानकारी हासिल करते हैं। प्रोफेसर गौतम, मेरा पहला सवाल ये, जो हम जैविक खेती की बात करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता आन पड़ी इसकी? डॉक्टर शर्मा, ये हम देखते हैं कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सारी जगह आजकल तो सोशल मीडिया का है, हमें इतना कुछ देखने सुनने को मिलता है कि ये चीज़ मत खाओ, इसमें जो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स के जो रेजिड्यूज़ हैं वो उसमें जो खाद्य पदार्थों में रह जाते हैं। हमारे देश में भी जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है वो एक पूरे देश में कोई 25-26 लेबोरेटरीज़ के माध्यम से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं दूध पानी से लेके सब्जियों फलों की जी, कि उसमें कोई जो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की कोई मात्रा रह तो नहीं जाती है रेजिड्यू, क्योंकि एक हमने भारत सरकार ने एक मिनिमम रेजिड्यू लेवल निर्धारित किया होता है, तो हमें देखना है कि उस मिनिमम रेजिड्यू लेवल, वो मिनिमम रेजिड्यू लेवल वो लेवल होता है कि अगर उससे ऊपर अगर कोई मात्रा रहेगी तो हमारे स्वास्थ्य पे बिल्कुल दुष्प्रभाव पड़ेंगे, हो सकता है जी। तो हमारी वो जो केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, उसमें आती है, तो उसमें कुछ सब्जियों में और फलों में वो मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो निर्धारित मात्रा है, जो पैमाना आपने कहा है बतौर एक्सपर्ट, उससे ज़्यादा देखने को मिलती है जी, मिलती है जी। पर हमारा एक जो टेक्नोलॉजी जनरेट करने वाले इंस्टीट्यूशन का ये होना चाहिए कि मात्रा बिल्कुल ना हो, बिल्कुल वो एक प्रयास होना चाहिए जी। तो उसमें हमारे पास फिर अल्टरनेटिव आता है। क्या ऑप्शन क्या है? ये जो केमिकल पेस्टिसाइड रहित खेती की जी, तो वो आ जाती है कि हमें जैविक विधि से खेती करनी है। अब किसान जैविक विधि से जब खेती करेगा तो जो डिजीज़ और पेस्ट्स है वो एक जो नेचर का एक साइकिल है उसमें वो निर्धारित है कि वो आएंगे। हमें हमारा जो एक साइंटिस्ट या जो एक एक्सटेंशन एजेंसी जो डिपार्टमेंट की, उनका ये है कि वो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल से नीचे रहने चाहिए ताकि किसान को उसकी जो मेहनत का पूरा फल मिले और जो उसका जो उत्पाद है वो उससे नष्ट ना हो। तो हमारे पास इसके लिए फिर जब हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव नहीं करना है तो उसके बदले में अल्टरनेटिव्स प्रयोग करने हैं। वो विकल्प और अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? हाँ, वो डॉक्टर शर्मा, इसमें जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स में तो ये होता है कि हम जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशंस होती है, हम बताते हैं कि ये फलां केमिकल लीजिए, इतने पानी में घोलिए और इसको छिड़काव कर दीजिए, तो बता देते हैं 3-4 छिड़काव। लेकिन जो हमारे पास जैविक खेती में है उसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो किसान को पूरी एक, जिसको हम पैकेज बोलते हैं ना, पूरी पैकेज की तरह फॉलो करनी है। अब उस पैकेज में मैं आऊँगा, पहले तो हमें अपनी भूमि को उपचारित करना है। उस पैकेज में जो है उसमें
3-4 तरह के मेथड हैं। एक फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में ये है कि जैसे हमें अपनी सॉइल को उपचारित करना है, उसको हम सौर ऊर्जा से उपचारित कर सकते हैं, कोई केमिकल की उसमें आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा उसमें बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो पौधों से हमें मिलती हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, हम अपने फसल के लगाने की विधि में, तौर तरीकों में और कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस में बदलाव ला हाँ जी, तो उससे भी हम जो पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो और उसका मैं एक एग्जांपल आपको बीच में दे दूंगा, बाकी चर्चा बाद में करेंगे कि पहले गांव में टमाटर या कोई दूसरी फसलें लगाते थे तो एक लाइन कहते मक्की की लगा दो, तो मक्की की बीच में इधर को सब्जियां लगा दो उधर, तो वो एक जो उसमें पेस्ट या वो आते हैं कीट पतंगे जो हानिकारक होते हैं, उनके लिए एक बैरियर क्रिएट करते हैं। तो देखो हमने कुछ नहीं छिड़का, लेकिन एक कल्चरल मेथड ऐड कर दिया वहाँ पे। हाँ जी, तो हम आगे आते हैं तो उसमें हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड आते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैं। उसमें बायोपेस्टिसाइड्स में बैक्टीरिया से भी लाभकारी जो बैक्टीरिया है वो भी हो सकते हैं, लाभकारी फफूंद भी हो सकती है, लाभकारी ईस्ट भी हो सकती है। ईस्ट जो हम वैसे अपने फूड में वो जो रोटी बनाने में भी उसका ईस्ट में प्रयोग करते हैं, वही ईस्ट जो है हम लाभकारी के रोगों के प्रबंधन में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक जो है एक और फफूंद होती है जो हमारे लाभकारी फफूंद है, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। तो इन सारे मेथड्स की एक पूरी पैकेज को हमें फॉलो करना है, तो हम उतना ही जो प्रबंधन रोगों का कर सकते हैं। कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस और जो शोध कार्य कहते हैं कि केमिकल से हम बेटर कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि एक पूरा पैकेज है जो विकल्प के तौर पर, जिसमें फिजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, या फिर आपने बायोलॉजिकल की बात की। हाँ जी, इन तीनों पैकेज में थोड़ा जरा आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे किया जाए। मान लीजिए फिजिकल मेथड की बात करें। हाँ जी, हाँ जी, वो किसान और बागवान जो आज के कार्यक्रम के बाद संभवतः उनकी रुचि इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ जी, क्या किया जाना चाहिए फिजिकल तौर पे? फिजिकल मेथड में डॉक्टर शर्मा, हमें जैसे मैंने बताया कि सौर ऊर्जा से उपचारित करना है, उसमें जिस तरीके को मैं बता रहा हूँ उसको हम सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें हम पतले से पतले सफ़ेद पारदर्शी पॉलीथीन का प्रयोग करना है। और हम जैसे सब्जी की जब हम नर्सरी का उत्पादन करते हैं, उसी समय जहाँ पे हमने नर्सरी लगानी है उस क्षेत्र को उपचारित करना है ताकि उसमें भूमि जनित रोग ना आ सके। तो इस तकनीक का उपयोग हम जो फ्रूट की नर्सरी होती है तो उसमें भी हम उसमें भी कर सकते हैं। सेब की जहाँ पे हम वो नर्सरी जो रजिस्टर्ड ग्रोअर है, आम की नर्सरी लगा रहा हो, किसी भी फल की, और अगर हम सब्जियों की पौध भी लगा रहे हैं, उसमें हमने एक सिंपल है उसको खेत को तैयार कर लेना है, उसमें गोबर वगैरह की खाद वगैरह तैयार करके, और हमें अप्रैल से लेके मई जून के गर्मियों के महीनों में उस क्षेत्र को 30 से 40 दिनों तक उसको इरिगेट करके 30 से 40 दिनों तक सफ़ेद पारदर्शी पॉलीथीन की शीट से ढक कर रखना है और उसको चारों तरफ से पॉलीथीन शीट को दबा देना है। अब प्रश्न ये उठता है कि उससे होगा क्या? तो उससे ये होता है कि पॉलीथीन शीट जो है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसको संचित करती है, और अगर उसके ज़मीन के तापमान को 6 से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है जी। तो जैसे हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमारे गर्मियों के दिनों में शिमला या इसके आसपास में 30-32 तक रहता है मई जून में, है ना। जो हमारे निचले क्षेत्र हैं 35-40 तक पहुंच जाता है। तो वो टेम्परेचर जो है 6 से 7 डिग्री बढ़ जाएगा जी। तो उसमें ये होता है कि जब ज़मीन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर जो रोगाणु होते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो जिन कम तापमान वाले एरिया, जैसे शिमला है, हमारे शिमला से अपर वाला एरिया है, उसमें हम ज़मीन के अंदर गोभी वर्गीय फसलों के जो अवशेष बच जाते हैं उनको भी हम भूमि में मिला सकते हैं। तो वो हमें क्यों मिलाने हैं? क्योंकि उसमें भी सल्फर होता है। सल्फर एक फंजीसाइड भी है। तो देखो हमने सल्फर ले लिया, लेकिन हमने नेचुरल सल्फर लिया। बिल्कुल।
हमने उसको जैविक सल्फर लिया, जी। तो उसको हमने भूमि में उसको मिक्स करना है और उसके ऊपर चादर बिछानी है। वो सल्फर धीरे धीरे रिलीज होगा। तो जिन क्षेत्रों में कम तापमान होता है उसमें सल्फर की मदद से हम वो गुणवत्ता निचले वाले क्षेत्रों के तापमान जितनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल मेथड बड़ा विस्तार से आपने बताया, और मुझे लगता है इससे जरूर लाभ होगा और लोगों को समझना भी चाहिए जो आपने बताया बतौर एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, जो ये कल्चरल और जो बायोलॉजिकल मेथड भी आप बता रहे थे, इसमें भी कोई उदाहरण देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बायोलॉजिकल मेथड में जैसे हमारे पास नौनी विश्वविद्यालय में जो हमारा विभाग है वो बनाता भी है, एक फफूंद आती है ट्राइकोडर्मा के नाम से। तो जितने भी हमारे जो काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो सॉइल बॉर्न होती हैं, तो जब पौधा बीमारी से ग्रसित होता है और फिर वो मर जाएगा, उसके जो रोगाणु होते हैं वो ज़मीन में जिंदा रहते हैं, या तो फसल अवशेषों पे रहते हैं या वो भूमि में ऐसे भी रहते हैं बिना अवशेष के भी। अच्छा। तो फिर जब नई फसल लगाएंगे, जब वो नई फसल आएगी, उनको जड़ें मिलेंगी, उसकी उन जड़ों के ऊपर फिर वो आक्रमण कर देते हैं। तो हमें तो एक तो हमने वो मेथड बता दिया फिजिकल वाला, उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अगर कोई चीज़ बच जाएगी तो हम फिर ये जो ट्राइकोडर्मा है, इसको ट्राइकोडर्मा को हमें 1 किलो फार्मूलेशन लेके किसान भाइयों को ये देखना है शर्मा जी कि वो जो बायोलॉजिकल फार्मूलेशंस है वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 साल से 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो उसको हमने ट्राइकोडर्मा को 1 किलो फार्मूलेशन लेके 20 से 25 किलो सले हुए सड़े गले गोबर की खाद में उसको मिक्स करना है छायादार जगह पे, और 1 हफ्ते तक ऐसे मिक्स करते हुए थोड़ा उसमें मॉइस्चर लगा के ऐसे रख छोड़ना है। तो उससे क्या होगा कि जो 1 किलो जो हमने ट्राइकोडर्मा लिया है वो 20-25 गोबर की खाद में अच्छी तरह से फैल जाएगा। फिर उस गोबर की खाद को, जहां हमारा 1 बिघे का खेत है उसमें जो हमने गोबर डालना है, उस 25 किलो को उस सारे गोबर में मिक्स कर देना है। फिर वो जो गोबर की खाद है उसको आप सारे उसमें खेत में डाल दीजिए, और फिर ये देखना है कि जब हम ट्राइकोडर्मा मिक्स करेंगे तो फिर थोड़ा सिंचाई का प्रावधान होना चाहिए तो अच्छी तरह से वो फैल जाएगा। तो इसी तरह से जिस तरह से ये है उस तरह से कई और बैक्टीरिया भी है, स्यूडोमोनास है, अजोटोबैक्टर है, उसकी फार्मूलेशंस भी किसानों को जो है बाजार में मिल जाती है। तो उस पर जो प्रक्रिया उसको अप्लाई करने की है उसको वो करना है। तो एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ इसमें बायोलॉजिकल में, वो है एक हमारे पास माइकोराइजा फफूंद आती है। तो माइकोराइजा हमें देखो नेचर ने एक ऐसा चीज़ दिया हुआ है कि अगर पौधे में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी भी है, पर्टिकुलरली फास्फोरस वगैरह की, वो फफूंद फास्फोरस के साथ एक लिंक स्थापित करती है ज़मीन के अंदर पौधों की जड़ों के साथ। तो वो पौधे की जड़ें जहाँ से फास्फोरस प्राप्त नहीं कर पाएंगी, वो फफूंद जो है वहाँ से उसको प्राप्त करके आप एक समझ लो कैपिलरी के माध्यम से वहाँ से लाएगी और उसको देगी। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसमें होती है। तो ये माइकोराइजा, अब माइकोराइजा का प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ फसलें हैं जैसे मक्की है, मूंग है, मेथी है, ये फसलें अगर हम जैसे हमने नर्सरी लगानी है, उस क्षेत्र को अगर हम माइकोराइजा से रीच करना चाहते हैं, नर्सरी क्षेत्र को रीच करना चाहते हैं, तो उसमें हमें जो ग्रीन मूंग होती है, मेथी होती है या मक्की, हमें 30-40 दिनों तक लगा के रखनी है। पूरी फसल नहीं लेनी है। जब 30-40 दिन की 50 की होगी तो ऊपर से वो काट दो, उसको पशुओं को चारा दे दो, मेथी बाजार में बेच लो, है ना। अगर जो मक्की वगैरह का उसमें दे दो, जो मूंग वगैरह का है वो पशुओं को दे दो। जो जड़ों वाला हिस्सा है उसको अच्छी तरह से कल्टीवेटर से करके उसमें वो माइकोराइजा फैलेगा, उसमें इन फसलों की जड़ों में वो फैलता है। तो इनको लगाने से माइकोराइजा की जो तादाद है उसमें ज़मीन में वो 10 से 100 गुना तक बढ़ जाती है। उसके बाद अगर नर्सरी लगाएंगे तो जो भूमि जनित रोगों के रोगाणु है वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे हमारी फसलों के ऊपर। तो प्रोफेसर गौतम, आपने बड़े विस्तार से बताया ये जो विकल्प है, तीनों चीज़ें आपने। मेरा सवाल ये है कि क्या जो ये प्रक्रिया है ये सब्जी उत्पादन के लिए कारगर है, या फिर जो दूसरे हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो लोग जुड़े हैं, फल उत्पादन, क्या उसमें भी इस तरह उसमें भी उतना ही कारगर? बिल्कुल। ये
क्योंकि जो हम इससे अभी हम आगे उसमें बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स की भी बात करेंगे, तो ये जो चीज़ें हम इसमें बना रहे हैं ना, वो हम उसमें बीच में हम उसके जो इसमें हम जैसे जो भी ट्राइकोडर्मा है, अब सेब में कुछ बीमारियां आती हैं जड़ों में, वाइट रूट है, एक कॉलर रॉट है, उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग उसमें भी होता उतना कारगर है। हाँ, उसमें भी उतना ही कारगर है जी। हाँ जी। तो प्रोफेसर गौतम, फिर ये जो इसके अलावा पौधों में जो जीवनाशी है प्रॉपर्टीज, हाँ जी, जरा उनके बारे में भी थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जैसे हमारे जो इसमें जो हमारे ये जो 50,000 टन के करीब कंट्री में केमिकल पेस्टिसाइड्स का खपत होती है, 50,000 टन के लगभग। अच्छा। तो हमारे पास नीम जो है, नीम के भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पौधे हैं जी विश्व में। तो हमारे पास कोई 2 करोड़ के लगभग पौधे हैं नीम के। और उससे हमारे पास अगर हम उससे बीज उत्पादन करना चाहें और उन बीजों से अगर हम तेल निकालना चाहें तो कोई 70-80 हज़ार टन तेल का उत्पादन उससे हो सकता है, नीम के पेड़ से। हाँ, जितने हमारे पास देश में है जी। और हमारे एक पेड़ में ये पूरी क्षमता है कि अगर हम पूरी केमिकल पेस्टिसाइड 55,000 को बंद करना है तो नीम के उधर 55,000 है, नीम में 80,000 है, ठीक है। अच्छा। 25,000 के 55,000 50-55 के बजाय 80,000, क्योंकि नीम में तेल से सबसे ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव पेस्टिसाइड बनती हैं। नीम के पत्तों से अलग बनती है। अच्छा। हम तो तेल की बात कर रहे हैं कि तेल में ही 80,000 टन की क्षमता है। पौधों में है एक्स्ट्रा, उस पौधों, अच्छा, उसके पत्ते हैं, उससे पत्ते हैं, उसके पत्तों से जो पेस्टिसाइड बनेगा वो अलग क्वांटिटी है। तो एक पौधे में हमारे पास पूरी क्षमता है कि हम पूरी फसलों का, अगर हम एक काल्पनिक वो ले रहे हैं एक पौधे में, और उससे 2-2.5 लाख टन जो है खली भी निकलती है। और नीम की खली में 4-5% नाइट्रोजन होती है जी। तो 2.5 लाख टन हमें नाइट्रोजन की खली भी मिल रही है जी। तो पेस्टिसाइड अलग मिल रहा है, जो केमिकल पेस्टिसाइड। तो ये कहने का तात्पर्य प्रोफेसर साहब कि आपने जो पूरा आंकड़ा दिया, यानी जो नीम की के जो परंपरागत पौधे हमारे पास, पेड़ हमारे पास हैं, उससे ही ये पूरी खपत, पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक और है कि अगर मान लो जिन क्षेत्रों में नीम नहीं पाया जाता है, प्रदेश की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मध्यवर्ती या ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ नीम नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में कोई और अल्टरनेटिव, कोई और व्यवस्था कुछ हो सकती है? वो क्या है? हाँ, वो तो मैं एक थोड़ा चेतना जागृत करने के लिए उसका एग्जांपल दिया। लेकिन हमारे उसमें जो लिटरेचर और जिन चीज़ों पे शोध हुआ है, 100 से अधिक ऐसे पौधे हैं पूरे देश में जिनमें के जीवाणुओं को, रोगाणुओं को रोकने की क्षमता है। जहाँ हम हिमाचल की बात करते हैं तो हमने भारत सरकार की 2-3-4 केंद्रीय उसमें परियोजनाओं में काम किया और उसमें हमारे पास 4-5 ऐसे पौधे हैं। जैसे हमारे पहाड़ों में नीम के फैमिली का पौधा है द्रेक। अच्छा। द्रेक, उसको अलग अलग भाषा में तो अलग अलग उसमें बोलते हैं हमारे मध्यवर्ती ऊंचाई वाले क्षेत्र में। हाँ, द्रेक होता है। उसमें पूरी प्रॉपर्टीज 100% उसी की हैं नीम की। उसमें पीले पीले बीज लगते हैं, पत्ते होते हैं, बड़ा पेड़ होता है और उसमें काफ़ी, तो उसमें भी हम उनके जो हमें तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ उनके बीज को लेना है, जब वो पीले रंग के हो जाते हैं और उसको क्रश करना है, तो उसके उसी से वो मैं अभी बता दूंगा कि वो कैसे उसको बस उस विधि पे ही आ रहा हूँ इसके बाद। अच्छा, लेकिन तो इसके अलावा हमारे पास एक पौधा मध्यवर्गीय क्षेत्रों में कड़वा होता है। जी बिल्कुल, कड़ू जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एक पौधा बड़ा है। हाँ बिल्कुल, बड़ा आम, अगर बड़ा आम मिलता है बिल्कुल। हाँ, यहाँ बल्कि अगर आप हम शिमला में अगर बैठे तो शिमला के आसपास क्षेत्रों में बहुत मिलता है। बिल्कुल। तो बड़ा जो है, आपने देखा होगा कि हम जैसे गांव में जाते हैं, पशु वगैरह बीमार हो जाते थे तो कहते बड़ा का उसको दो, ठीक है ना। और जैसे आदमियों में रोगों रागों के लिए भी, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को सोजिश हो, उसमें भी उसका प्रयोग करते थे। तो लेकिन बड़े का
लेकिन ये एक ना अब ये पौधा जो है विलुप्त भी हो रहा है, हिमाचल में बहुत मात्रा में है, ये बड़ी अच्छी बात है। जी। बड़ा हो गया। एक मेंदू होता है जी। मेंदू, जैसे हम इसमें शिमला से जब इधर अपने करसोग और इस रास्ते पे जाते हैं तो पूरे जंगलों में मेंदू जो है वो सारे उसमें है। तो एलोवेरा है, तुलसी है। तुलसी में ऐसे ऐसे क्योंकि हमारे तो वेदों में, शास्त्रों में सारी जगह तुलसी का वर्णन तो ऐसे नहीं है, उसमें अब हमारे पास वो पूरी वैज्ञानिक जानकारी है कि उसमें कौन कौन से ऐसे यौगिक और तत्व हैं, तो वो पौधों की बीमारियों के लिए भी उतने कारगर हैं। पुदीना है जी, मिंट है, ठीक है, और इवन यूकलिप्टिस। वैसे तो ये पौधा अब हम इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार या कोई भी सरकार इसको कि अब लगाया जाए यूकलिप्टिस को, लेकिन यूकलिप्टिस के पौधों में भी, और एक बोगनवेलिया फूल की बेल होती है, उसके पौधों के पत्तों में भी ये ऐसे जो बीमारियों को रोकने के वो है। तो प्रोफेसर गौतम, आपने कहा कि एक तो नीम तो एक ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है जो पूरी तरह सक्षम है एक रोग प्रबंधन के लिए, अकेला एकमात्र पौधा है जिसकी जो पूरी मात्रा पूरी कर सकता है जितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बाद भी आपने कहा कि लगभग 100 ऐसे पौधे हैं, और आप 10-15 तो आपने गिनाए भी, जिनमें ये क्षमता है रोग प्रबंधन की। बस जरूरत है उसको समझने की, और फिर कैसे प्रक्रिया अपनाई जाए, फिर उसके बाद फिर विधि की भी चर्चा कर लेते हैं। कैसे तैयार की जाए, थोड़ा सा विधि के बारे में संक्षेप में। हाँ, जो हमने अपनी केंद्रीय परियोजना में काम किया, हमने इसका नाम ही इसको बनाने का फील्ड फार्मुलेशन रखा। फील्ड फार्मुलेशन लिए खेत में बनाओ भैया। तो इसमें ये बनाना है कि हमने जो पौधे लोगों को गिनाए हैं, तो द्रेक के बीज ले लेने हैं, बाकी के हमने पत्ते लेने, पत्ते या जो कोमल टहनियाँ होती हैं। तो हमने जो भी हमें 10, 15, 20 किलो पौधे मिलते हैं, ये इसके बीज या वो, तो उनको अच्छी तरह चॉप कर देना, जिसमें वो घास काटने की मशीन, पशुओं का चारा काटते हैं, उसमें पौधे छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, बीज को क्रश कर लेना है। 10 किलो जो मटेरियल बनेगा उसको 20 किलो पानी में डाल देना है। इसको कोई 1 महीना तक उसमें गले सड़ने दो। उसके बाद जो इसको कपड़ छान कर लेना है ताकि फिर वो स्प्रे के नोजल में ना फंसे। तो अच्छी तरह निचोड़ के उसमें वो रस जो है उसमें वो आ जाएगा। ये जो रस बनेगा, इसको हमने 5 से 10% घोल बना के इसका छिड़काव कर देना है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें अगर हमारे पास गाय भी हमने रखी है, तो पानी की जगह हम इसमें गौमूत्र भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी पाया है कि गौमूत्र में भी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ जी। तो प्रोफेसर गौतम, ये प्रक्रिया भी बड़ी सरल है, और मुझे लगता है बड़े आसान शब्दावली में आपने समझाया हमारे दर्शकों को, इसको अपनाना बड़ा जरूरी है। प्रोफेसर गौतम, मुझे लगता है इस जो विषय है उसके ऊपर आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी। अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपको प्रदेश और भारत सरकार की तरफ से काफ़ी मामलों में पुरस्कृत भी किया गया आपके उत्कृष्ट कार्यों के बारे में, उसके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों से अगर आप साझा करना चाहें तो। हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में जो आप काम करेंगे, जब उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, मैंने इसमें कुछ 10 भारत सरकार की परियोजनाओं में काम किया इसमें, और मैंने हिमाचल के किसानों के लिए 15 से 20 जो इको फ्रेंडली ऐसी टेक्निक्स हैं, जो पर्यावरण अनुकूल तकनीकें हैं, उनको, जैसे ये जो हम पौध तैयार करनी है सौर ऊर्जा से, उसकी रिकमेंडेशन हमारी जो यूनिवर्सिटी की पैकेज एंड पेट्स है उस पर विद्यमान है, और इस तरह की, और हमने स्ट्रॉबेरी लगानी है, फल लगाने हैं, उसके ऊपर करनी है। एक हमने बोटेनिकल पेस्टिसाइड से इम्प्रेग्नेटेड एप्पल ट्रेज भी एक उसमें किए थे। उसको हम बोटेनिकल पेस्टिसाइड से ट्रेज को, एप्पल ट्रेज जो हम पेटियों में यूज़ करते हैं, उसको उपचारित कर दिया। अगर उसमें एप्पल को रखेंगे तो उसमें एप्पल कम सड़ते हैं। उसमें जो एप्पल की ट्रे की कॉस्ट है वो 10-15 रुपये बढ़ेगी, लेकिन एक पेटी में 2-4 किलो एप्पल सड़ने से बच जाएंगे। तो उससे हम देख सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ेगी पेटी ट्रेओं की 60 रुपया, लेकिन हमारे पास 400 रुपये का एप्पल उसमें बच जाएगा। तो ये सारे उसमें फिर एक भारत सरकार करनी, वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया और
जिन GSW एक ग्रुप है, उनका एक नेशनल लेवल के ऊपर एक अवार्ड है, अर्थ केयर अवार्ड। तो 2010 में अब काम को देखते हुए तो उसमें तत्कालीन जो संचार मंत्री थे भारत सरकार के, उनके हाथों द्वारा हाईएस्ट कैश अवार्ड था। तो ये 3 लाख बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने, क्योंकि चूंकि आपके कार्यों को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मानित किया गया, आपको पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन आप हमारे स्टूडियो में आए और महत्वपूर्ण जानकारी गंभीर विषय पे दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इससे आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।